हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, सो कल वाली क्लास देख ली थी आपने? क्लास नो मैम, क्लास इज नॉट अपडेटेड। अच्छा, चलो ठीक है सर। वो गूगल ड्राइव पे चेक कर लेना। गूगल ड्राइव पे हो सकता है सर ने अपलोड कर दी हो, बिकॉज सर शायद से गूगल ड्राइव पे अपलोड करें, तो आप गूगल ड्राइव चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके मैम। सो आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि कल का मैं कुछ समझाऊंगी भी, एक दो क्वेश्चंस बचे थे तो वो आपको समझ आएंगे नहीं। सिर्फ क्लास देख लेना आप, उसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। ठीक है, मतलब कल कुछ बचा नहीं था ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, एंड मैंने बस क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। सो आप लोग ट्राई करना जब क्लास आपको मिल जाए, एंड मैं भी सर से बोल दूंगी कि क्लास अपडेट करा दे, ठीक है। सो आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज अनदर लेयर ऑफ योर टीसीपी ओएसआई मॉडल जो हमने पढ़ा था, एंड दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। सो नाउ टुडे वी विल बी डीलिंग विद ट्रांसपोर्ट लेयर। सो अगर आप देखो टीसीपी आईपी मॉडल, अगर आप देखो, सो इट इज बेसिकली एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। यस, सो now so today we will be starting with the transport layer की ट्रांसपोर्ट लेयर है क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, एंड देन टुमारो वी विल स्टार्ट विद द प्रोटोकॉल्स दैट वी हैव टू सी। ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल बेसिकली जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो आता है वो है टीसीपी, एंड टीसीपी से क्वेश्चंस आते भी हैं, आए भी हैं, तो आप लोग वो देखोगे भी अभी जब हम क्लास आगे फर्दर मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट लेयर की है क्या। सो ट्रांसपोर्ट, हाँ जी मैम, yesterday you have given yesterday वाली बात मैं अभी अब टाइम से आई नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो पहले ही बोल दिया था कि yesterday वाली क्लास जो है वो अपलोड हुई नहीं है। सो मैं No. अगर हाँ क्या no ma'am, that you have told to make the table हाँ R2 हाँ, R3 मैं वही बोल रही हूँ, बात सुनो Oh. मेरी, मैं वही बोल रही हूँ Okay, कि okay. अपलोड नहीं हुई है। सो महेश एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स कल, क्योंकि आप ही लोग थे, आप और कीर्ति थे, बाकी किसी ने देखी नहीं है। सो आई जस्ट वांट कि सब देख लें उसे, उसके बाद सब जब ट्राई कर लेंगे उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, Okay. ठीक है। ओके, सो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपकी सेकंड लेयर है टीसीपी आईपी मॉडल। सेकंड लेयर कैसे, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करें एप्लीकेशन लेयर से, सो वी हैव दिस एप्लीकेशन लेयर, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर, देन वी हैव नेटवर्क लेयर। सो अगर हम यहाँ से देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेशन लेयर, तो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर जो आती है वो है सेकंड लेयर, ठीक है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस एंड टू एंड डिलीवरी के लिए पॉसिबल, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे, एक डायग्राम ये आपको विजिबल है डायग्राम? Yes ma'am. यहाँ पे एक नेटवर्क है ए, ठीक है, और एक नेटवर्क है बी। ए नेटवर्क में तीन होस्ट हैं, आप कह सकते हो 3 होस्ट, दैट इज A1 A2 A3, फिर राउटर्स हैं बीच में जो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों नेटवर्क्स को, और बी नेटवर्क में 3 होस्ट हैं B1 B2 B3। अब सपोज द कंडीशन इज कि A1 को B2 को मैसेज सेंड करना है, मतलब A1 हैज टू सेंड द मैसेज टू B2। ये हमारा वो है जो सेंडर एंड रिसीवर का केस है, वो ये है कि A1 हैज टू सेंड द मैसेज टू B2। अब क्या होगा इसमें, सबसे पहले तो एप्लीकेशन लेयर होगी। सो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर इज यूज फॉर जनरेटिंग योर, जो भी आपकी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसमें आपको सपोज आपको मेल जनरेट करना है, या आपको कोई भी फाइल यूज करनी है, या आपको कुछ भी ऐसा कुछ काम है, कुछ भी एप्लीकेशन आपको यूज करनी है, सो दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे जो मैंने 4 वो बना रखे हैं डॉट्स, प्लीज 4 डॉट्स आप बेसिकली कि ये प्रोसेसेस हैं, कि यहाँ पे आपका जो नेट, जो आप इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, जबकि गूगल, आप अगर गूगल यूज कर रहे हो, सो देयर आर मल्टीपल, व्हाट यू कैन से, मल्टीपल आपकी प्रोसेसेस हैं जो रन कर रही हैं। सपोज यहाँ पे आपका हो सकता है ये जीमेल हो, ये जो हो आपका दिस में भी, और कोई भी अलग वेबसाइट हो आपकी जो यूज कर रहे हो, ये आप कोई अलग कोई वेबसाइट, ये 4 वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आपका प्रोसेस, अब आपको क्या करना, क्या है आपको, कि आपको ये जो मेल आपने जनरेट किया यहाँ पे, ये जो आपका मेल वाला पार्ट था ये वाला,
मेल वाली जो आपकी प्रोसेस थी, यहाँ से आपको मेल भेजना है इस वाले इसको। B2 के पास भी 2 प्रोसेस है जो रन कर रहे हैं, ये आपका मेल हो गया सपोज, एंड ये आपका हो गया कोई सभी अलग कोई प्रोसेस हो गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, सबसे पहले जो आपका आता है डेटा लिंक क्लियर। डेटा लिंक क्लियर क्या है? नोड टू नोड। नोड टू नोड मतलब व्हाट विल डेटा लिंक क्लियर टेक केयर ऑफ? डेटा लिंक क्लियर ये देखता है कि अगर A1 ने मैसेज जनरेट किया है, सो डेटा लिंक क्लियर विल सी नोड टू नोड, मतलब हॉप टू हॉप, कि यहाँ से A1 का जो मैसेज है वो कहाँ जाएगा। सो अगर हम डेटा लिंक क्लियर की बात करें, सो मैसेज फ्रॉम A1 विल फ्रॉम दिस पोर्ट या फिर फ्रॉम A1 विल गो टू R1, फिर R1 से मैसेज जाएगा R2 पे, फिर R2 से मैसेज जाएगा B2 पे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ डेटा लिंक क्लियर, कि वो ये देखता है कि नोड टू नोड ट्रांसफर हो रहा है, कि एक नोड से दूसरे नोड पे जो ट्रांसफर हो रही है इंफॉर्मेशन, दैट इज योर वर्किंग ऑफ डेटा लिंक क्लियर। याद है ना? डेटा लिंक क्लियर की वो क्या होती है? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। फ्रेम। करेक्ट, फ्रेम, ठीक है। सो फ्रेम्स जो हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? दे विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम नोड टू नोड, मतलब या फिर आप इसे हॉप टू हॉप भी बोल सकते हो। अब आया नेटवर्क लेयर। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर मेक श्योर कि अगर ये जो सेंडर है A1, अगर मेरा सेंडर है और B2 मेरा रिसीवर है, सो A1 जो मैसेज भेज रहा है वो B2 रिसीव कर ले। दिस इज द वर्किंग ऑफ नेटवर्क लेयर, कि जो भी डेटाग्राम मैंने सेंड किया है, नेटवर्क लेयर डील्स इन डेटाग्राम, सो जो भी डेटाग्राम सेंड हुआ है वो जो है, अगर आपका होस्ट टू होस्ट आप इसे बोल सकते हो, होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट का मतलब कि अगर जो भी सेंड कर रहा है वो दूसरे होस्ट तक पहुंच जाए, यहाँ से A1 इफ सेंडिंग, इफ अगर A1 मैसेज भेज रहा है सो वो B2 तक पहुंच जाए। दिस इज द वर्किंग ऑफ नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर से ऊपर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क क्या है कि जिस प्रोसेस ने मैसेज भेजा है, दिस वाज द प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये प्रोसेस था, दिस वाज योर जीमेल। सो जीमेल जो एप्लीकेशन जो रन कर रही थी, उस जो प्रोसेस है उसने अगर कुछ भेजा है तो वो जाके B2 के जीमेल पे ट्रांसफर हो जाए, जीमेल पर ही ट्रांसफर हो, वो भी B2 के। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, बिल्कुल एंड टू एंड प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी रखता है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर का ये वर्क था कि जो सेंडर है वो मैसेज भेज रहा है तो डेस्टिनेशन जो रिसीवर जो है उसको मैसेज रिसीव हो जाए, बट ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस जिसने मैसेज भेजा है और जो पर्टिकुलर प्रोसेस जो मैसेज रिसीव करेगा, बिल्कुल उस प्रोसेस से लेके एंड प्रोसेस तक जो है वो पूरा चेक करता है कि क्या मैसेज डिलीवर हुआ है कि नहीं। डिफरेंस समझ में आया तीनों का आप लोगों को, कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या वर्क करता है और नेटवर्क लेयर किस लेवल पे वर्क करता है और डेटा लिंक लेयर किस लेवल पे वर्क करता है? ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि डेटा लिंक लेयर आपको मैच द फॉलोइंग में दे रखा है कि तीनों लेयर्स दे रखी हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। नोड टू नोड, हॉप, ये आपको हॉप टू हॉप भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हॉप टू हॉप या होस्ट टू होस्ट या एंड टू एंड या प्रोसेस टू प्रोसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ये वाली चीज क्लियर हो गई सबको कि कौन सी लेयर किस लेवल पे वर्क कर रही है? महेश आपको भी क्लियर हो गई है? यस मैम। ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा यूनिट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट्स होते हैं बेसिकली, इसको हम डील करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज। अ प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट। आई थिंक अब प्रोसेस की डेफिनेशन क्लियर होगी, क्या प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज टर्म्ड एज एन एंड टू एंड लेयर बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रादर देन हॉप टू हॉप between the source host and destination host deliver the services reliably. So basically यहाँ पे वो compare कर रहे हैं कि जो आपका नेटवर्क लेयर है, जो आपका डेटा लिंक लेयर है, वो हॉप टू हॉप और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो मैसेज ट्रेवल करता है उसको देखता है, लेकिन जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखता है कि जिस पॉइंट से भेजा है और जिस पॉइंट को रिसीव करना है, जिस प्रोसेस को रिसीव करना, क्या उसने वो वर्क ढंग से कर दिया है कि नहीं। एंड द यूनिट ऑफ डेटा इनकैप्सुलेशन इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज नोन एज अ सेगमेंट। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर है सबको? मूविंग ऑन, ये वाली स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज। सो जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी एक तो एंड टू एंड डिलीवरी हो गई, एड्रेसिंग हो गया,
रिलायबल है कि नहीं, फ्लो कंट्रोल, यहाँ पे आपका फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल दोनों आते हैं, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल और कौन सी लेयर में पढ़ा था हमने? मल्टीप्लेक्सिंग, और एक और है दैट इज कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन के बेसिस पे भी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, करेक्ट। डेटा लिंक लेयर भूल गए हो क्या आप लोग? नो मैम। तो बोला क्यों नहीं? ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज हमने देख ली, एंड टू एंड डिलीवरी हमने देख ली। अब लेट अस टॉक अबाउट एड्रेसिंग। सो आप लोग मुझे बताओ, अब हमारी जो चीजें चलेंगी ना वो हम थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे बाकी लेयर से भी। सो आप मुझे बताओ, जो एड्रेसिंग हमने पढ़ी थी, डेटा लिंक लेयर में हम कौन सा एड्रेस यूज करते थे इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट? कौन से ऑर्डर, कौन से एड्रेसेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन होता था डेटा लिंक लेयर में? आईपी एड्रेस। डेटा लिंक लेयर में मैक मैक लेयर नहीं, मैक एड्रेस। मैक करेक्ट, मैक एड्रेस, ठीक है, करेक्ट। सो एड्रेसिंग डेटा लिंक लेयर पे डील करता था मैक एड्रेस से, और नेटवर्क लेयर पे क्या होता था? करेक्ट, आईपी एड्रेस। ओके, समझ में आई? एड्रेसिंग जब हम बात करेंगे, सो एड्रेसिंग हमें देखना है कि बाकी लेयर्स पे भी तो एड्रेसिंग हो रही है, बाकी लेयर्स भी अपने मैसेज सेंड कर रहे हैं। सो डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस होता था, नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस होता था, और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है पोर्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ वैसे तो मेंशन किया हुआ है। सो वी स्टार्ट विद एड्रेसिंग, फिर हम देखेंगे रिलायबल डिलीवरी की रिलायबल क्या है और अनरिलायबल क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट आपके इसमें है डिजिटल लॉजिक में, बट आई डोंट थिंक कि आपने पढ़ा है। मैंने आपको शायद, अगर आपने यूट्यूब की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था कि मक्स जो है वो मेनी टू वन करके काम करता है। मक्स जो है आपका वो मेनी टू वन है, और डी मक्स जो है वो वन टू मेनी है। चलो मैं आपको बताऊंगी कैसे। So first let's start with addressing, ठीक है। So in order to deliver something to one specific destination among many, an address is needed. Obviously अगर आपके घर पे भी कुछ डिलीवर होता है तो आपके एड्रेस के बेसिस पे डिलीवर होता है। At the data link layer, हाँ जी करेक्ट करेक्ट, मल्टीप्लेक्सिंग इज ऑल्सो इन फिजिकल लेयर, करेक्ट। हाँ, तो वहां पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया होगा शायद, है ना, बताया होगा मैंने कि मल्टीप्लेक्स कैसे वर्क करता है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। लेकिन वो जो मल्टीप्लेक्सिंग है, राइट, वो जो मल्टीप्लेक्सिंग है और यहाँ जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो अलग है। वो मल्टीप्लेक्सिंग थोड़ी सी अलग है और ये वाली मल्टीप्लेक्सिंग थोड़ी अलग है, ठीक है। सो at the data link layer, MAC address is present in order to choose one node among several nodes. Network layer पे IP address है to choose one host. ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस रिक्वायर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर, ठीक है। दिस इज नोन एज पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर है जो डील करता है विद द एड्रेस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, टू चूज अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग ऑन डेस्टिनेशन होस्ट। सो अगर आपको कुछ भी ट्रांसफर करना है, सो आपको चाहिए एक तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और एक सोर्स पोर्ट नंबर। वही सेम केस, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों आपके पास होनी चाहिए। तो एड्रेस को यहाँ पे हम रेफर करते हैं पोर्ट के फॉर्म में। सो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर चाहिए और सोर्स पोर्ट नंबर चाहिए। इंटरनेट मॉडल में जो पोर्ट नंबर्स हैं वो आपको ये ध्यान रखना है कि 16 बिट इंटीजर्स में होते हैं, 16 बिट के होते हैं पोर्ट नंबर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 65535, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक हो गई कि पोर्ट नंबर की आपकी जरूरत है। अब आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर के फॉर्म में, ठीक है। क्लाइंट सर्वर के फॉर्म में वर्क होता है यहाँ पे, मतलब कि जो रिक्वेस्ट देता है वो क्लाइंट होता है और जो रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है उसे सर्वर बोलते हैं। सो द क्लाइंट प्रोग्राम जो रिक्वेस्ट दे रहा है डिफाइंस इटसेल्फ विद द पोर्ट नंबर चूजन रैंडमली बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर। तो जो क्लाइंट का जो आपका जो क्लाइंट है उसका जो आपका पोर्ट नंबर है वो रैंडमली चूज किया जाता है, ठीक है। वो कोई भी अपना पोर्ट नंबर, कोई सा भी पोर्ट नंबर अपने लिए चूज कर सकता है। ये डिसाइड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर का सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट पे रन कर रहा है कि उसे कौन सा पोर्ट नंबर चाहिए। इसको हम बोलते हैं एपीमेरल पोर्ट नंबर, एपीमेरल पोर्ट नंबर या फिर टेम्पररी पोर्ट नंबर। क्योंकि सेम वाला केस है कि एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे आईपी एड्रेस थे, डायनामिक आईपी एड्रेस अगर आपको याद हो कि वो टेम्पररी टाइम के लिए हम उसको जनरेट करते थे और फिर उसके बाद वो अपना ओवर हो जाते थे, याद है आपको?
एक टेम्पररी टाइम के लिए हम डायनामिक आईपी एड्रेसेस को यूज करते थे, हमें मिलता था टेम्पररी टाइम के लिए, और फिर जैसे हमारा काम खत्म होता था हमारा वो आईपी एड्रेस जो है वो वापस से पूल में हो जाता था और वो बाकी जिसको नीड होती थी उसको मिल जाता था, याद है? तो वही केस है यहाँ पे भी कि क्लाइंट प्रोग्राम को जो पोर्ट नंबर असाइन किया जाएगा वो रैंडमली चूज किया जाएगा, लेकिन जो सर्वर प्रोसेस होगा वो भी, उसको भी पोर्ट नंबर असाइन किया जाएगा, लेकिन this port number cannot be temporary, cannot be chosen randomly. Internet has decided to use universal port numbers for servers and these are called well known port numbers. जैसे कि क्या क्या, जैसे सर्वर्स आपके, अगर मैं पोर्ट नंबर्स की बात करूं तो एक है आपका HTTP, इंटरनेट की सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, उसका फिक्स है 80, उसका पोर्ट नंबर फिक्स है कि 80 ही पोर्ट नंबर यूज किया जाएगा। अगर कहीं भी पोर्ट नंबर 80 है, मतलब कहीं भी, अब अभी आप देखोगे जब हम TCP या जब बाकी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे उनमें हेडर भी हम पढ़ेंगे, तो उन हेडर्स में सोर्स एड्रेस, आपका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस सब मेंशन होगा, तो वहां पे अगर कहीं भी 80 लिखा हुआ है, सो इट इज वेरी क्लियर कि अगर डेस्टिनेशन में 80 दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो भी आपका पैकेट है, डेटाग्राम है, सेगमेंट है, इट इज बेसिकली, इट रिक्वायर्स नेटवर्क सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, HTTP सर्विसेज चाहिए। सो जो आपका सर्वर होगा उसे वेल नोन पोर्ट नंबर्स असाइन किए जाएंगे जो यूनिवर्सल होंगे, जो फिक्स होंगे। So every client process knows the well-known port number of the corresponding server process. और हर client को पता है कि कौन से well-known port numbers हैं जो fixed हैं, कि अगर मुझे कुछ भी use करना है, so client will know कि अगर मुझे network services use करनी है तो मुझे कौन सा port number use करना है, मुझे file की services, मुझे कुछ file में से निकालना है, किसी और system पे कुछ file में से कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए कौन सा port number use करना है। So हर port numbers जो है वो fixed है। जैसे और चलो पहले देख लेते हैं। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो डिफाइन करता है द होस्ट अमंग द डिफरेंट होस्ट इन द वर्ल्ड। आफ्टर द होस्ट हैज बीन सिलेक्टेड, पोर्ट नंबर डिफाइंस वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर होस्ट। ये तो वही मैं आपको बता दिया कि होस्ट सिलेक्ट होगा और फिर आईपी एड्रेस जो है क्या करता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आईपी एड्रेस जो डेस्टिनेशन का है और डेस्टिनेशन का जो पोर्ट नंबर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो उस होस्ट को ढूंढता है कि वो पर्टिकुलर होस्ट जहां मुझे भेजना है मैसेज वो है कहाँ पे, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ढूंढता है कि इस होस्ट के अंदर जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है जहां पे मुझे ये मैसेज को डिलीवर करना है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का वर्क ये है कि वो होस्ट को ढूंढता है और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो उस डेस्टिनेशन आईपी, सेम वही वर्किंग है इंटरनेट आपकी नेटवर्क लेयर की, और जो मैं आपको बताया ट्रांसपोर्ट लेयर की, कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर नेटवर्क में उस होस्ट को ढूंढेगा जहां पे मैसेज आपको भेजना है। सपोज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपको ये बता रहा है कि ये वाला होस्ट है जिसको आपको मैसेज भेजना है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी प्रोग्राम, जितनी भी प्रोसेसेस रन कर रही हैं, उसमें से उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ढूंढ के देगा कि इस प्रोसेस को आपको ये जो मैसेज आपके पास है वो आपको इस प्रोसेस को देना है। So this is the difference of destination IP address and destination port number. Okay, so अब जो आपकी एक है IANA, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो आपके पोर्ट नंबर्स है रेंजेस में डिफाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया, बेसिकली 3 रेंजेस में डिवाइड किया है। एक है वेल नोन पोर्ट्स, एक है रजिस्टर्ड पोर्ट्स और एक है डायनामिक या प्राइवेट पोर्ट्स। तो वेल नोन पोर्ट्स क्या है, द पोर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1023 are assigned and controlled by IANA. So these are the well known ports. So 0 to 11023. फिर है रजिस्टर्ड पोर्ट्स 10242 to 49151 असाइन नहीं किए गए हैं, are not assigned or controlled by IANA. They can only be registered with IANA to prevent duplication. मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक पोर्ट नंबर को इनके बीच में से अगर लेना चाहता है, इसको अपने नाम से रजिस्टर करना चाहता है, सो वो इस रेंज के बीच में से कोई एक पोर्ट ले सकता है। फिर आते हैं डायनामिक पोर्ट्स, फिर द पोर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 49152 to 65535 आर नीदर कंट्रोल्ड नॉर रजिस्टर्ड। They can be used by any process. These are the ephemeral ports या फिर temporary ports. So आप कोई भी अगर डिवाइस यूज करते हो, मतलब कोई भी सर्विस अगर यूज करते हो, तो आपको जो पोर्ट असाइन होता है वो होता है डायनामिक।
ठीक है। सो वेल नोन, रजिस्टर्ड और डायनामिक। सो इसकी रेंज आपने देख ली कि 0 से 1 0 2 3 है। ये असाइंड और कंट्रोल किया जाता है IANA के थ्रू। रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो रजिस्टर किए जाते हैं। व्हाई स्टडी IANA रेंज? ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाई स्टडी मतलब मुझे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगी। रितिक क्या पूछना चाह रहे हो? What is mandatory? हाँ लो, अगर आप अभी तो फिर आप आईपीडीसी में क्यों पढ़ी आपने? आईपीडीसी में तो इसलिए पढ़ी ना क्योंकि नेटवर्क लेयर पे भी तो आप मैसेज को ट्रांसफर करना चाह रहे हो ना। मैसेज आपका, मान लो कल क्वेश्चन आ गया आपका पोर्ट पे कि वेल नोन पोर्ट की रेंज क्या होती है, फिर आप मुझसे बोलोगे आपने पढ़ाया नहीं क्वेश्चन। हाँ Ma'am, that means port also used for identifying the specific network. Port नेटवर्क number. नहीं, नॉट नेटवर्क। आप तो पूरा ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, मुझे लगता है कुछ भी समझ नहीं आया इसका मतलब आपको। नेटवर्क को ढूंढने के लिए कौन सी यूज करते हैं, क्या यूज होता है बताओ? IP नेटवर्क address. को तो आईपी एड्रेस पोर्ट से असाइन होता है। पोर्ट ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपको कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस उस नेटवर्क में जो आपने होस्ट सर्च किया है, उस होस्ट में कौन सा प्रोसेस है जिसको आपको भेजना है। और IANA रेंजेस इसलिए जरूरी है पढ़नी, आपकी मर्जी, आप छोड़ना चाहो छोड़ दो, कोई मैं वो नहीं कही कंपलसरी है। बट क्वेश्चन अगर आता है तो ये नहीं होना चाहिए कि यार हमारे पास मटेरियल था पर हम पढ़ नहीं पाए। सिर्फ दिस इज द रीजन मैंने ये ऐड किया। आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, छोड़ दो आप ये वाली स्लाइड। जब रिवाइज करो तो छोड़ देना, नो वरी। तो ये आपके कुछ पोर्ट नंबर्स हैं जो फिक्स्ड है, जो पूछे भी जाते हैं। सो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे कि अगर 20 है पोर्ट नंबर तो कौन सी आपकी एप्लीकेशन है, 21 है पोर्ट नंबर तो कौन सी एप्लीकेशन है। और ये जो प्रोटोकॉल्स है, बेसिकली इन प्रोटोकॉल्स का मतलब ये है कि जो ये पोर्ट नंबर्स हैं ये कौन सी प्रोटोकॉल, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेके प्रोटोकॉल्स हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स पे वर्क करते हैं। कि अगर 20 है पोर्ट नंबर तो TCP प्रोटोकॉल वर्क करेगा। जो आपका ये FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, अभी आप आगे आगे पढ़ोगे। तो FTP जो है वो डील करता है TCP लेयर पे खाली। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है HTTP है वो भी सिर्फ TCP लेयर पे डील करता है। ठीक है, सो ये सब आप पढ़ोगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि पोर्ट नंबर्स पे क्वेश्चंस आ सकता है, आया हुआ है बेसिकली। तो इसीलिए पोर्ट ऐड किया गया है क्योंकि पोर्ट पे जब क्वेश्चन आया तो अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर दूं कि पोर्ट नंबर ये है तो आप लोगों को ध्यान आएगा कि पोर्ट नंबर पोर्ट है क्या, पोर्ट पढ़ क्यों रहे हो। सो दैट इज वाई पोर्ट की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरी था, तो मैंने दे दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका वो है सॉकेट एड्रेस। सॉकेट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोसेस टू प्रोसेस जो अगर डिलीवरी आप कर रहे हो तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आपको चाहिए IP एड्रेस और एक चाहिए आपको पोर्ट नंबर। क्यों चाहिए आपको IP एड्रेस? अगर आप प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कर रहे हो तो IP एड्रेस क्यों चाहिए? Ma'am, identify the आइडेंटिफाई द network. करेक्ट। नेटवर्क में कौन सा होस्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको IP एड्रेस चाहिए, राइट। तो नेटवर्क हो गया आपका, फिर नेटवर्क के अंदर आपको किस डिवाइस को आपको ये भेजना है, ये भी तो IP एड्रेस पता लगेगा। सो इस चीज को जिसमें आप IP एड्रेस और पोर्ट नंबर को कंबाइन कर रहे हो उसको बोलते हैं सॉकेट एड्रेस। ठीक है, सो ज्यादा डिटेल में जाना है इसमें। अगर आपका IP एड्रेस और पोर्ट नंबर कंबाइन हो गया है तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सॉकेट एड्रेस। तो क्लाइंट सॉकेट एड्रेस डिफाइंस द क्लाइंट प्रोसेस यूनिकली just as the server socket address defines the server process uniquely. A transport layer protocol needs a pair of socket addresses, the client socket address and the server socket address. ठीक है, so socket address क्या होता है? socket address है आपका basically combination of IP address and a port number. Now next is multiplexing and demultiplexing. So जब हम डिजिटल पढ़ोगे आप लोग तो आपको वहां पे पता लगेगा कि जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है, बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग आपका ऐसा होता है, मक्स जो होता है वो ऐसा टाइप का इमेज होती है जिसमें आपके नंबर ऑफ अगर इनपुट्स कितने भी हैं, ठीक है, सो जो आपका आउटपुट होगा वो हमेशा एक ही होगा। मतलब
2 रेज टू पावर n आप बोल सकते हो, जितनी भी n लाइंस है यहाँ पे, सो 2 रेज टू पावर n क्रॉस 1, मतलब हमेशा जो आउटपुट होगा वो हमेशा 1 होगा। आउटपुट विल ऑलवेज बी 1, भले ही इनपुट आपकी 2 रेज टू पावर n कितनी भी इनपुट्स हो, समय ध्यान, अगर आपको ध्यान में कहीं पढ़ा हो तो 2 क्रॉस 1 मार्क्स होता है, 4 क्रॉस 1 मार्क्स होता है, 8 क्रॉस 1 मार्क्स होता है। सो दीज आर बेसिकली योर मार्क्स। मार्क्स हमेशा जो होता है वो मेनी टू 1 होता है। सो अगर मल्टीप्लेक्सिंग देखें हम, तो सेंडर साइड पे हो सकता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, मतलब बहुत सारी टैब्स होंगी जिन्हें पैकेट सेंड करना होगा, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करता है, एक किसी भी टाइम पे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल वर्क करता है। सो दिस इज मेनी टू वन रिलेशनशिप, एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप जहां आ गई मेनी टू वन, तो वहां पे आपका रिक्वायर्ड होता है मल्टीप्लेक्सिंग। The protocol accepts messages from different processes differentiated by their assigned port numbers. After adding the header, the transport layer passes the packet to the network layer. So ये तो हो गया मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होता है सेंडर की साइड पे। जो डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है वो होता है आपका रिसीवर एंड पे, क्योंकि अब क्या होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग, अगर आप देखो, सो व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सिंग? डीमल्टीप्लेक्सिंग है कि आपके पास एक आपका इनपुट है और उस एक इनपुट से आप बहुत सारे आउटपुट्स ड्रॉ कर रहे हो। सो दिस इज बेसिकली 1 to many। सो ये आपका डीमक्स हो गया, जिसको हम डीमक्स बोलते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग, कि एक इनपुट होता है, 1 to many का केस है कि एक इनपुट है और बहुत सारे आपके आउटपुट हैं। सो रिसीवर साइड पे भी यही होता है कि बहुत सारी प्रोसेसेस से आपके पास एक आपके पास वो होता है, दैट इज योर, एक आपका इनपुट आया आपके पास, ठीक है, और उसको आपको बहुत सारी प्रोसेसेस में डिवाइड करना है। जैसे रिसीवर साइड पे रिलेशनशिप इज 1 to many एंड रिक्वायर्स डीमल्टीप्लेक्सिंग। द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स डेटाग्राम्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, फिर एरर चेक करता है वो, और आपके हेडर को ड्रॉप करने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ये डिसाइड करता है कि ईच मैसेज जो आपके पास आया है वो उसे कौन से प्रोसेस को डिलीवर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्ट नंबर। सो ये आपका हो गया डीमल्टीप्लेक्सिंग। सो मल्टीप्लेक्सिंग हो गया मेनी टू वन और डीमल्टीप्लेक्सिंग हो गया 1 to many। मल्टीप्लेक्सिंग लगता है सेंडर साइड पे और डीमल्टीप्लेक्सिंग लगता है रिसीवर साइड पे। क्लियर है मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग? Yes, ma'am. ठीक है। देन अब आया कनेक्शन लेस वर्सेस कनेक्शन ओरिएंटेड। तो आपके जो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली कुछ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स है, कुछ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स है। तो ये है क्या, अगर आपको ध्यान हो डेटा लिंक लेयर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक वो होता है कि 3 स्टेप्स होते हैं कनेक्शन जनरेट करने के, याद है किसी को? एक में आप कुछ कर रहे थे कि जनरेट हो जाए कनेक्शन, उसके बाद आप डेटा ट्रांसफर करते हो सेकंड स्टेप में, और फिर जब डेटा पूरा ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप कनेक्शन को एंड कर देते हो। इन तीनों स्टेप्स के नाम बताना जरा मुझे। मैं आपको बताया था डेटा लिंक लेयर में कि अगर कभी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना है, नहीं, नॉट सर्किट पैकेट, मैं आपको बताया था डेटा लिंक लेयर में कि अगर आपको कनेक्शन जनरेट करना है तो 3 स्टेप्स होते हैं। 3 steps are there that are to be taken care of. Okay, connection establishment, correct? Okay. और थर्ड, बस कीर्ति को याद है, महेश आपको याद नहीं है? लिपिका? अगर ऐसे से पुराना भूलते जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी एंड टाइम पे जब रिवाइज करने बैठोगे। तो ये आपके 3 थे। सो दिस इज बेसिकली यही चीज है कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। अगर कोई प्रोटोकॉल इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करता है तो दैट इज योर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, कनेक्शन लेस सर्विस, अगर मैं कनेक्शन लेस सर्विस की बात करूं, packets are sent from one party to another with no need for connection establishment or connection release.
The packets are not numbered, they may be delayed or lost or may arrive out of sequence. There is no acknowledgement either. So एक आपका प्रोटोकॉल होता है UDP, जिसकी फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. सो वो जो प्रोटोकॉल है आपका वो कनेक्शन लेस है. Whereas connection oriented क्या है कि कनेक्शन जो है पहले स्टैब्लिश होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, फिर डेटा ट्रांसफर होता है और फिर कनेक्शन जो है वो रिलीज हो जाता है. सो अगर आपका तीनों स्टेप्स साइड बाय साइड चल रहे हैं कि कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ पहले, फिर डेटा ट्रांसफर हुआ और फिर कनेक्शन रिलीज हुआ, वो आपके होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. सो TCP और SCTP ये जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 3 प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे आप. वो है आपका, एक है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर है UDP, फिर है आपका SCTP. तो ये जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं इनमें से ये 2 कनेक्शन ओरिएंटेड हैं, इसलिए रिलायबल है, और ये वाला जो है ये कनेक्शन लेस है, इसलिए रिलायबल भी नहीं है. ठीक है. सो अगर आप नेक्स्ट देखो रिलायबल और अनरिलायबल का, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज जो है वो रिलायबल भी हो सकती हैं और अनरिलायबल. ऑब्वियसली जब कोई आप कनेक्शन जनरेट, आपके पैकेट्स लॉस्ट हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली वो अनरिलायबल हो जाएगा. सो अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है आपका, एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोग्राम है उसको रिलायबिलिटी चाहिए, सो वी यूज अ रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बाय इम्प्लीमेंटिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल. This means a slower and more complex services. But on the other hand, अगर application program को reliability नहीं चाहिए, so it uses its own flow and error control mechanism, or it needs fast service, or the nature of service does not demand flow and error control, then an unreliable protocol can be used. इसका मतलब कि application program जो था, एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोग्राम आपने जनरेट किया, जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, सो इट विल हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड कि क्या मुझे रिलायबल प्रोटोकॉल चाहिए या मुझे अनरिलायबल प्रोटोकॉल चाहिए. अनरिलायबल प्रोटोकॉल कब चाहिए होगा? जब उसके पास अपना खुद का फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, या उसे जो सर्विस चाहिए वो फास्ट, मतलब अर्जेंसी इमरजेंसी में सर्विस चाहिए, या फिर उसकी जो नेचर है सर्विस की उसको डिमांड नहीं कर रहा है फ्लो एंड एरर कंट्रोल का, तो तब आप एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल यूज करोगे. और अगर आपके जो एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोग्राम है उसको रिलायबिलिटी चाहिए, तो आप एक रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करोगे. रिलायबल का मतलब यू विल इंप्लीमेंट फ्लो एंड एरर कंट्रोल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर. आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, पता नहीं आया कि नहीं, कि जब हमने डेटा लिंक लेयर पे फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल लगा दिया है, तो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्यों लगाना पड़ रहा है? अब मैंने पूछ लिया तो आंसर आपको देना पड़ेगा. बताओ आंसर, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा इसका? अगर हमने डेटा लिंक लेयर पे वो लगा दिया है, अगर दैट इज योर फ्लो एंड एरर कंट्रोल, तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे फ्लो एंड एरर कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं? क्या जरूरत क्या पड़ रही है हमें फ्लो कंट्रोल लगाने की? Ma'am, transport layer also consists by also made by port number, and there is the also data delivery through port number through process. So the error may be arise. तो अगर वो एरर होगा, मतलब since there are process, port number, everything is related with the data transfer. ओके, बाकी अगर आप ये इमेज देखो यहाँ पे, सो ये आपकी लैन है, जहाँ से डिवाइस है, जहाँ से आपका मैसेज आया है. ये आपका राउटर है, बीच में कुछ वाइड एरिया नेटवर्क है बीच में, फिर एक राउटर है, फिर दूसरा लैन है, और आपका जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल हो रही है. सो अगर आप देखो, सो ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे आया मैसेज, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे आया, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पे आया. सेम राउटर के केस में भी यही हुआ, फिर इस राउटर केस में भी यही हुआ, और फिर जाके यहाँ पे वो एप्लीकेशन लेयर को रिसीव हो गया. ये वाला डायग्राम क्लियर है आपको? ये चीज क्या हो रही है? जो डेटा लिंक लेयर है वो चेक करता है एरर डेटा लिंक लेयर पे. यहाँ पे क्या, अगर यहाँ से जो मैसेज गया और जब वो इस डेटा लिंक लेयर को मिला, तो क्या कोई एरर जनरेट हुई? तब क्या कुछ चेंजेस अकर हुए हमारे पैकेट सेंड करने में? मतलब अगर हमने यहाँ पे 0-1 भेजा था, तो क्या जब इस डेटा लिंक लेयर को ये रिसीव हुआ, तो क्या तब भी वो 0-1 ही था, चेंज तो नहीं हो गया? बट व्हाट अबाउट दिस? इस
इस लेयर की, इस ये जो ब्लैक लाइंस हैं इनकी यहाँ पे कौन चेक करेगा? सो यहाँ पे हो सकता है ना कि यहाँ पे आपने इस लेयर से मैसेज आया 1 0 और इस लेयर पे आते ही 0 1 हो गया, ठीक है। सो दिस इज वाई, दैट इज वाई यहाँ पे जो एरर है वो चेक करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जो पिंक लाइन, जहां पे पिंक लाइन आपको दिख रही है, ये जो प्रोसेस डेटा लिंक लेयर तक अगर कोई एरर जनरेट हो रहा है तो वो चेक करता है आपका डेटा लिंक लेयर का एरर कंट्रोल। बट अगर डेटा लिंक लेयर के अलावा किसी और लेयर पे कुछ एरर आ रही है तो उस एरर को चेक करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का एरर कंट्रोल। बात समझ में आई? यहाँ पे जो पिंक लाइंस हैं, ये वाले जो एरर है ये डेटा लिंक लेयर चेक करता है। इस बात पे अगर कोई एरर आता है तो वो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करने की। बट अगर बिटवीन टू लेयर्स जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वहां पे कुछ एरर आती है, वो चेक करेगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का एरर कंट्रोल। बात समझ में आई? क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैम लिंक इज नॉट कंटिन्यू ना, मतलब डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। वो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया गया है। यस मैम। लिंक तो ऑब्वियस लिंक तो कंटिन्यू करेगा ही ना, वो तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया गया कि अगर इस बीच में आपके कोई एरर, अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो उस ट्रांसफर को जो आपका है वो डेटा लिंक लेयर का एरर कंट्रोल नहीं दिख सकता, ठीक है। ये आपकी बेसिकली कुछ सर्विसेज हैं। अब जो एरर कंट्रोल है आपका बेसिकली वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे उसे क्या बोलते हैं आपका जब हम एरर कंट्रोल पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर का, तब आपको हम डिटेल में बताएंगे कि एरर कंट्रोल की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या अलग है क्या सेम है। अब आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल्स हैं इन एचटीटीपी, टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। सो इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे, सो वो पढ़ेंगे हम कल। बट उससे पहले मैं आपके वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ जो हमने कल डिस्कस किए थे। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बताओ। मैम जो आप बोलते हैं ना टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन, तो कंपैरिजन अभी किया ही कहाँ है? अभी तो कोई प्रोटोकॉल पढ़ाएंगे तो कंपैरिजन कैसे करूँ? No, ma'am, not protocol. Based on the layer, transport layer, the network layer, and data link layer. If it's possible, the all the working of these three layers in tabular form. Summarize the matter. मैं वर्किंग में कैसे एक्सप्लेन करूंगी? वर्किंग कैसे मतलब? आपने जो एक्सप्लेन किया ना एंड टू एंड सेगमेंट होस्ट टू होस्ट, वो तो इस डायग्राम में क्लियर हो गया ना। देखो यहाँ पे कितना क्लियरली लिखा हुआ है मैंने, देखो ये कितना क्लियरली लिखा हुआ है, इसको दोबारा क्या एक्सप्लेन करूं? यू एक्सप्लेन टेबुलर फॉर्म बहुत अच्छा होता है, ठीक है मैम। ये भी तो लो उसको टेबल बना लो। लो तुम टेबल फॉर्म ले लो यार, लो। क्या है आपकी, बताओ कौन कौन सी वो है आपकी? पहली कौन सी होगी? डेटा लिंक लेयर। फिर हो गया आपका नेटवर्क लेयर, और फिर हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। सो डेटा लिंक लेयर वर्क करता है आपका हॉप टू हॉप। हॉप टू हॉप का मतलब कि आप उसको बोल सकते हो कि नोड टू नोड भी आप उसको बोल सकते हो। जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यहाँ पे होती है डेटा लिंक लेयर पे, वो होती है फ्रेम। फिर नेटवर्क लेयर में आता है आपका होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट का मतलब कि आप जिस होस्ट से आपको सेंड करना है और जिस होस्ट को रिसीव करना है, तो आप उसको बोल सकते हो सोर्स टू डेस्टिनेशन या सेंडर टू रिसीवर, जो सभी आपको जो भी आपसे वो पूछते हैं। बट बेसिकली अगर वो आपसे पूछेंगे तो वो आपको होस्ट टू होस्ट ही बताएंगे इसे। यहाँ पे जो डील होता है वो होता है डेटाग्राम। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो आया आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डील होता है आपका एंड टू एंड, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस, या फिर अगर उसे आप बोलना चाहो तो उसे आप बोल सकते हो पॉइंट टू पॉइंट।
और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है वो होती है सेगमेंट। डेटा लिंक लेयर पे आपकी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बट यहाँ पे मैक लेयर है और यहाँ पे लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है। याद है? याद है ना मैक लेयर और लॉजिकल लिंक कंट्रोल? याद तो है नहीं। और फिर नेटवर्क पे जो आपका होता है दैट इज योर डेटाग्राम, सो उसको हम बोलते हैं डेटा। आपके नेटवर्क पे जो लेयर्स आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद बताओ कौन से प्रोटोकॉल्स पढ़े हमने? IPv4, IPv6, आईपी में आ गया वो। ICMP, आईसीएमपी, IGMP, आईजीएमपी, RARP, हम्म ARP, हम्म और भी पढ़ा है? no, और बूटपी और डीएचसीपी? oh yes, वो नेटवर्क लेके प्रोटोकॉल्स है ही नहीं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। काम उनका भले ही आरएआरपी की तरह है, बट वो प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के। ठीक है, ओके। ध्यान रखना ये बूटपी और डीएचसीपी आपके नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स नहीं है, वो आपके प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के, बट उनकी वर्किंग जो है वो सेम है आरएआरपी की तरह। क्लियर? और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप पढ़ोगे टीसीपी, इसका आप हेडर पढ़ोगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपका टीसीपी, यूडीपी और एससीटीपी, स्ट्रीम कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही हूँ, मुझे मिल जाए। इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। अच्छा हाँ, सॉल्यूशंस अड्डा पे जब आप जाओगे, सब जब राउटिंग सर्च करोगे ना कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, जिसको भी रिवाइज करना हो अपने लिए। उसमें ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बेसिस पे, 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं। आपको वो न्यूमेरिकल्स ना ट्राई करने हैं खुद से, जिस तो आप सारे क्वेश्चंस करोगे, बट वो न्यूमेरिकल्स एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि उस न्यूमेरिकल से ना आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है? ठीक है। और अभी मैं आपको वो 2 क्वेश्चन जो मैंने उसमें मेंशन करे वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये वाले आज की पीपीटी क्लियर है? स्लाइड क्लियर है पूरी क्लास? Yes, ma'am. मैम प्लीज सेंड पीडीएफ डिस्टेंस। मैंने नहीं भेजी है राउटिंग की, मैंने पीडीएफ नहीं भेजी है। रुक जाओ एक मिनट, देखने दो। अच्छा, कल वाली क्लास की पीडीएफ मैंने भेजी नहीं है। ओके चलो, ओके 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 भेज दूंगी मैं। ओके हाँ, तो ठीक है, फिर आज हम वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, तो वो भी हो जाएंगे उसमें। सो फिर आप वो भी मार्क हो जाएगा उसमें। सो ये 2 क्वेश्चंस थे आपके। यस, सो इन क्वेश्चंस में एक आपकी कंसेप्ट यूज हो रहा है OSPF। ठीक है, सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ OSPF क्या है बेसिकली। सो OSPF जो है उसका आपका जो ये प्रोटोकॉल है, बेसिकली ये है एक लिंक स्टेट राउटिंग, हमने जो कल पढ़ी थी बेसिकली उसी के अंडर आता है। जैसे हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर पढ़ा था आपका ये क्या बोलते हैं इसे, RIP, दैट इज योर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसी की तरह है आपका ये OSPF। किसी को फुल फॉर्म पता है OSPF की? किसने खुद से पढ़ने का ट्राई किया OSPF को? एनीबॉडी? No, ma'am. OSPF है आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये है आपका लिंक स्टेट राउटिंग का प्रोटोकॉल, मतलब उसके अंडर आता है लिंक स्टेट राउटिंग से। जैसे लिंक स्टेट राउटिंग में डिकिस्ट्रा एल्गोरिथम यूज होती थी, वैसी OSPF का भी सेम कंसेप्ट है। OSPF में क्या है कि आपका जो राउटर्स है ना, उन्हें हम रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। जो राउटर्स हैं दे आर डिवाइडेड इन सर्टेन रीजन्स। राउटर्स और
कैसे, मान लो ये आपके कुछ राउटर्स हैं, ठीक है, दीज आर सर्टेन राउटर्स। तो क्या होगा कि OSPF क्या करेगा, ये एक रीजन बना देगा, दिस इज योर रीजन 1, ये एक रीजन बना देगा और ये एक रीजन बना देगा, ठीक है, ये 3 रीजन्स में डिवाइड कर देगा राउटर्स को। सो ये हो गया आपका रीजन 1, रीजन 2। इसमें ज्यादा डिटेलिंग में आपके नेट के सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको बस एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, रीजन 2, और ये हो गया रीजन 3, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो ये जो आपके ये जो अब ये आपस में ये तो कनेक्टेड होते ही हैं, बट ये 2 रीजन्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये जो इनके बॉर्डर राउटर्स हैं, ये जो इनके बॉर्डर पे हैं जो, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ओके। सो ये इन्हें बोला जाता है बॉर्डर राउटर। तो ये हो गए आपके बॉर्डर राउटर। सो अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में कोई इंफॉर्मेशन ट्रैवल करनी है तो वो इन बॉर्डर राउटर्स के थ्रू ही ट्रैवल होगी, ठीक है। और ये जो आपका बीच का जो एरिया होता है, इसे आप एरिया या आप इसको जोन 0 भी बोल सकते हो, बैकबोन, आप इनको बैकबोन राउटर्स भी बोल सकते हो बॉर्डर राउटर की जगह, ठीक है। सो इसकी मैं PDF जो है ऐड कर दूंगी आपको, या मैं OSPF की स्लाइड आपको अलग से भेज दूंगी PDF बना के, ठीक है। सो इसका आपको बस ये ध्यान रखना है कि OSPF जो है उसकी फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और ये आता है आपका लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर। तो लिंक स्टेट राउटिंग आपकी कौन सी एल्गोरिथम यूज करती है, डिक्स्टा एल्गोरिथम, और डिस्टेंस वेक्टर कौन सी यूज करती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कौन सी एल्गोरिथम यूज करती है, हाँ, हाँ, बेलमैन फोर्ड। बेलमैन फोर्ड। ओके, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि RIP दैट इज योर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF है आपके IPv4 नेटवर्क में। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको। RIP uses distance vector routing. RIP packets are sent using UDP. OSPF packets are sent using TCP. OSPF operation is based on link state routing. So आपको बताना है कि कौन से करेक्ट हैं, बताओ कौन से करेक्ट लग रहे हैं आपको। B और A। So the correct answer is, चलो एक और कोई आंसर आया क्या, B, C। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, RIP यूजेस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, बिल्कुल करेक्ट है। TCP UDP अभी हम पता नहीं तो छोड़ो। OSPF ऑपरेशन लिंक स्टेट राउटिंग है, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ तो करेक्ट है। सो जिसने भी B बोला गलत, ठीक है। A वालों का थोड़ा सा ऑप्शन ठीक है, बट ठीक है। सो B तो यहाँ से गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है सेकंड और थर्ड का। सो आप मुझे ये बताओ, जो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हमारे हैं, जो ये RIP है, OSPF है, ये कौन सी लेयर पे वर्क करते हैं, कौन सी लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं ये, ट्रांसपोर्ट लेयर। RIP और OSPF, क्या कह रहे हो आप लोग, RIP और OSPF ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं ना, RIP नेटवर्क मैम, नेटवर्क लेयर राउटिंग। राइट, करेक्ट, ठीक है। और ये हो गए आपके नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स, ये बात ठीक है। नेटवर्क लेयर कैसी होती है, रिलायबल होती है या अनरिलायबल होती है,
नहीं, नो। नेटवर्क लेयर में एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल होता है? नो। अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको बताया था कि नेटवर्क लेयर अनरिलायबल है। स्लाइड देखना, वो स्टार्टिंग वाली नेटवर्क लेयर। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी जिसमें बताया था मैंने आपको, बेस्ट टर्म एफर्ट, एक बताया टर्म ऐसे बेस्ट एफर्ट डिलीवरी का। सो ये हो गया आपका अनरिलायबल, नेटवर्क लेयर हो गई अनरिलायबल। यूडीपी, अभी मैंने आपको बताया यूडीपी और टीसीपी में दोनों में रिलायबल अनरिलायबल नेटवर्क कौन सा है? यूडीपी और टीसीपी में अनरिलायबल नेटवर्क, अनरिलायबल प्रोटोकॉल सॉरी कौन सा है? अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें सो अनरिलायबल कौन सा है दोनों में प्रोटोकॉल? यूडीपी, करेक्ट। ठीक है, यूडीपी जो है आपका वो अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। इसीलिए आरआईपी पैकेज जो है वो ये यूडीपी का कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि वो अनरिलायबल होता है और हमारा नेटवर्क लेयर भी अनरिलायबल है। बट ओएसपीएफ जो है, टीसीपी तो सेंस ही नहीं बनता यूज करने का, क्योंकि टीसीपी में आपका एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल आ जाएगा, जो नेटवर्क लेयर पे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए टीसीपी तो है ही नहीं। बट ओएसपीएफ जो है ना ही वो टीसीपी यूज करता है और ना ही वो यूडीपी यूज करता है। आरआईपी यूडीपी यूज करता है, बट ओएसपीएफ ना ही टीसीपी यूज करता है ना ही यूडीपी यूज करता है। सो आप अगर इस कंसेप्ट से भी यूज करते, रिलायबल थोड़ा सा कनेक्ट करते चीजों को कि रिलायबल है, अनरिलायबल है, नेटवर्क लेयर कैसी है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेते कि आपका सही आंसर आता 1, 2 एंड 4। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, consider the following 3 statements about link state and distance vector routing protocols for a large network with 500 network nodes and 4000 links. अब इसमें आपके तीन ऑप्शंस, तीन आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 is the computational overhead in link state protocol is higher than in distance vector protocols. Distance vector protocol with split horizon avoids persistent routing loops but not a link state protocol. After a topology change, a link state protocol will converge faster than a distance vector protocol. बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट्स, आराम से कर लोगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। सी लग रहा है आप लोग को? चलो लेट्स स्टार्ट विद S2 ओनली। सी में कह रहे हैं कि S2 जो है वो ट्रू है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, सो कंप्यूटेशनल ओवरहेड इन लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स इज हायर देन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स। क्या ये सही लग रहा है आप लोग को? करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्हाई? कंप्यूटेशन मतलब कि कैलकुलेशन और ये सब। व्हाई? बिकॉज जो आपका लिंक स्टेट राउटिंग है, मैंने आपको कल ही बताया था, लिंक स्टेट राउटिंग जो है वो बेस्ड है ग्लोबल नॉलेज पे।
ग्लोबल मतलब उसके पास सारी की सारी जो राउटर्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन है, तो जब भी वो पैकेट भेजेगा तो उसके पास ज्यादा कंप्यूटेशन का वो होगा, क्योंकि उसके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स के बारे में ध्यान देता है कि नेबर्स जो, उसको ये मतलब नहीं कि नेबर्स किससे कनेक्टेड है, उसको ये पता है कि मुझे अगर किसी के पास जाना है तो मैं किसके थ्रू जाऊंगा, उसे बस इतनी ही नॉलेज रखनी है, उसे बाकी किसी से मतलब ही नहीं है। सो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा सामान होगा, जिसके पास ज्यादा मटेरियल होगा हैंडल करने के लिए, वो ज्यादा कंप्यूटेशनल ओवरहेड उसमें लगेगा। तो S1 हो गया करेक्ट। S2 क्या कह रहा है आपका, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल विद स्प्लिट होराइजन अवॉइड्स परसिस्टेंट राउटिंग लूप्स, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, बट नॉट अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। अब आप मुझे ये बताओ, क्या लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में लूप्स की प्रॉब्लम आती है? नो नहीं आती, क्यों? क्योंकि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में टाइम टू लिव एक ऑप्शन है जो प्रेजेंट होता है, तो टाइम टू लिव जो है वो लूप में किसी को जाने ही नहीं देता। सो स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग बात ये है कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में जो लूपिंग कंसेप्ट है वो खत्म हो गया स्प्लिट होराइजन की वजह से, लेकिन लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में स्प्लिट होराइजन नहीं होता, इसीलिए राउटिंग का जो लूपिंग कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। तो आपका S2 जो है वो गलत हो गया। समझ में आया S2 क्यों रॉन्ग है? क्लियर हो गया चीज? क्लियर मैम। ठीक है, सो आपका स्टेटमेंट 1 क्या था, ये तीनों ट्रू हैं, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट B है तीनों फॉल्स हैं, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट C है कि S2 ट्रू है, तो ये भी गलत हो गया। अब स्टेटमेंट D कह रहा है कि S3 भी ट्रू है। तो आफ्टर टोपोलॉजी चेंज, मतलब जब भी कोई कहीं चेंजेस होते हैं तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल विल कन्वर्ज फास्टर। कन्वर्ज फास्टर मतलब कि जो न्यूज है कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है वो ज्यादा जल्दी ट्रैवल करेगी लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में एज कम्पेयर टू डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, और ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि जो इंफॉर्मेशन थी वो इतना लेट ट्रैवल करी, इसी वजह से काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अराइज हुई, याद है ना? यस मैम। जो इंफॉर्मेशन जो लिंक ब्रेक हुआ था, ये वाली इंफॉर्मेशन जो थी वो इतनी देर से ट्रैवल करी तब तक कि ए के पास दूसरे से इंफॉर्मेशन आ गई कि ये आप ऐसे पहुंच सकते हो। सो दैट इज वाई, क्योंकि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, इसीलिए जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है वो ज्यादा जल्दी अपनी टोपोलॉजी चेंज की न्यूज स्प्रेड कर देता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। सो इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट डी है, जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि आपने सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, बस आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है। वो कैसे हो पाएगा? वैसे होगा कि आप क्वेश्चंस ट्राई करो, थ्योरी क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, अभी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म हो जाए, बिफोर मूविंग टू एप्लीकेशन लेयर मैं एक सेशन रखूंगी ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे हमने नेटवर्क लेयर रखा था वैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर का भी रखेंगे। सो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ साथ आपके डेटा लिंक लेयर के क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर दूंगी, जो आपके क्वेश्चंस प्रॉब्लम आए थे ना आप लोगों को, वो वाले क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर दूंगी, जिससे कि आप अपना आराम से अच्छे से पढ़ लो। सो ट्राई करना है कि सारे आपके कंसेप्ट अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या मूव करना है। और मैंने सर से बोल दिया है वैसे कि डिस्कस किया है मैंने कि एक और आपका कोई और असाइन कर दें, जिससे कि कोई और सब्जेक्ट भी आपका साइड बाय साइड चल सके। सो देखो वो बोल रहे थे कि जल्दी वो कुछ करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, बाकी जो है फिर हम देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट वी विल गो अहेड विद, बट पहले नेटवर्क लेयर जो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो सॉरी नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि नेटवर्किंग से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 10 to 15 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते, 10 क्वेश्चंस तो आराम से नेटवर्किंग से आ जाते हैं। तो इसीलिए, और अभी जब जब से ये कंसेप्ट शुरू हुआ है आपका पैसेज वाला जो कंसेप्ट आया लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस पैसेज के होते हैं, तो वो भी पता नहीं कि कौन से आपके कौन से सब्जेक्ट से कौन से उससे वो पैसेज बन जाए। सो वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग वेरी नाइसली कि कुछ भी मिस ना हो हमसे। ठीक है, तो मैं आपको ये वाली स्लाइड और जो आज मैं दोनों पीडीएफ जो कवर करी दोनों मैं आपको भेज दूंगी, और कल फिर हम आपका स्टार्ट एग्जाम करेंगे कब 30। होगा मैम? हाँ, एग्जाम कब होगा? ये टेनासिटी नहीं रहता है, कब होगा एग्जाम कि मैम? जो नीट का एग्जाम है मेडिकल वालों का, वो तो डेट आ गई है, उनके डेट आई है 12 सितंबर की। और पिछली बार जो इनका एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर में वो 13 सितंबर को हुआ था। सो मुझे लग रहा है कि इस बार भी आपका एग्जाम ना वैसे ही होगा, नवंबर अराउंड ही होगा। नवंबर क्या मतलब, अब वो कोविड की उस पर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस हैं हर स्टेट में, क्या कितना केसेस का क्या सीन चल रहा है। सो अभी मुझे लगता है नीट से पहले तो आपका एडमिशन आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, सो अभी देखते हैं, बाकी तो कुछ पता नहीं, हो सकता नीट से पहले ही कर दें वो आप एग्जाम, क्योंकि फॉर्म तो आप लोगों के भर ही चुके हैं। यस मैम।
तो कुछ कह नहीं सकते, लेट्स सी। पर आपके पास जितना टाइम है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना कंसेप्ट पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, क्वेश्चंस करो, और बाकी देखते हैं। और 1-2 दिन में मैं यूट्यूब पे एक स्ट्रैटेजी वाली वो बनाने वाली हूँ वीडियो, तो आप अटेंड करना वो लोग, वो सभी सारी वीडियो की स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए आपको, क्या गलती नहीं करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा, ठीक है। चलो, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सी यू ऑल मैम। टुमारो। कल आपका टीसीपी स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो अब मिस मत करना चाहो प्लीज। और जैसे कि सर अपलोड नहीं कर पा रहे, तो ट्राई करो कि ज्यादा ज्यादा क्लासेस लाइव अटेंड कर सको, क्योंकि अगर क्लास मिस हुई तो आगे की समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि अभी आपका 3-4 दिन चलेगा ये टीसीपी, यूटीपी, एसईटीपी, तो कुछ भी कनेक्शन होगा प्रीवियस से, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्यों, क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है। तो ट्राई करो कि क्लासेस लाइव ही अटेंड करो, अगर जब तक कि ये अपलोड वाली प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। यस मैम। चलो, that's it for today. Thank you everyone. Take थैंक care. यू।